मुलेरियन एबनॉर्मलिटी, जैसा कि आपने देखा है मुलेरियन से मेनली फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना का अपर थर्ड पार्ट मेनली डेवलप्ड होता है। लोअर टू थर्ड पार्ट क्या से डेवलप्ड होता है, तो यूरोजेनाइटल साइनस से, ठीक है। लेकिन ओवरी भी मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज में नहीं आता है और ना ही हमारा हाइमेन, तो इतना याद रखने की ज़रूरत है। अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसका क्लासिफिकेशन मेनली 7 तरह से किया गया है। जो पहला है उसको कहते हैं मुलेरियन एजीनेसिस, दूसरा है उसको यूनिकॉर्नेट यूट्रस, तीसरा यूटेराइन डाइडेफस, चौथा बाइकॉर्नेट यूट्रस, पाँचवा सेप्टेट यूट्रस, छठा आर्कुएट यूट्रस और सातवां कौन सा है, डाई इथाइल एस्टिवेस्ट्रॉल रिलेटेड चेंजेस। तो मेरे लिए इतने चेंजेस पढ़ने हैं, तो इसमें हम ये जो मुलेरियन एजीनेसिस है या हाइपोप्लासिया है इसको सेपरेट पढ़ेंगे। और ये जो 2 से लेकर 6 तक है इसको हम कहते हैं लेटरल फ्यूजन डिफेक्ट। सबको एक एक करके डील करेंगे और उसके बाद डील करेंगे डाई इथाइल एस्टिवेस्ट्रॉल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मुलेरियन एजीनेसिस। मुलेरियन एजीनेसिस में आप क्या देखिएगा, सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट इससे डेवलप्ड हुआ था, उसमें एजीनेसिस मतलब फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर फॉर्मेशन भी होगा तो वो बहुत ही कम होगा, जो ना के बराबर है। तो कौन कौन सा, यूट्रस का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूट्रस का फॉर्मेशन एकदम ही नहीं होता है, ठीक है। ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन लेटरल 1/3 ट्यूब में भी प्रेजेंट हो सकते हैं रेमनेंट की तरह, ठीक है। वेजाइना, वेजाइना भी एब्सेंट होगा अपर 1/3, क्योंकि अपर 1/3 मुलेरियन से आता है। लोअर 2/3 प्रेजेंट होगा, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड वेजाइनल पाउच, ठीक है। यही मेनली बताता है कि क्या है, आप क्या है, फीमेल हैं, ठीक है। अब जब गोनेट्स की बात करें, जैसे कि क्या ओवरी प्रेजेंट होता है, तो देखिए मुलेरियन से तो ओवरी बनता नहीं है, तो ओवरी जो होंगे नॉर्मल होगा, वो अपना फंक्शन नॉर्मल करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। तब अगर ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट नॉर्मल है, कैरियोटाइप XX नॉर्मल होता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, आपको पता है जो किडनी का डेवलपमेंट होता है और जो हमारा ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डेवलपमेंट होता है, दोनों साथ साथ होता है। तो मुलेरियन एजीनेसिस होने के कारण रीनल एजीनेसिस वाले भी प्रॉब्लम आते हैं, तो इसको हम कहते हैं MRKH सिंड्रोम, मेहर रोकिटेंस्की कुशर हॉसर सिंड्रोम। चलिए लिख देती हूँ, MEYER मेयर रोकिटेंस्की कुशर हॉचर SAUSER हॉचर सिंड्रोम। इसमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है, मुलेरियन एजीनेसिस, रीनल एजीनेसिस और एक और मिलता है वो है हेमी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा भी पूरी तरह डेवलप नहीं होता, जिसके कारण वो इस तरह का दिखता है, इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस या हेमी वर्टिब्रा मेनली इसमें देखने को मिलता है। तो अगर कोई बोलेगा MRK सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तो मुलेरियन एजीनेसिस, रीनल एजीनेसिस और स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। अब जब इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए, यूट्रस का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ओवरी रिलीज कर रहा है लेकिन यूट्रस में तो कोई ये डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो ये मेंस होंगे, नहीं होगा। मेंस कैसे होगा, मेंस के लिए प्रिपरेशन करता है हमारा यूट्रस, एंडोथेलियम में डिफ्रेंशिएशन होता है। जब यूट्रस ही नहीं है, ये सब बात ही नहीं हो रहा है, तो मेंस कहाँ से होगा। तो इसमें मेनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, अब वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना है, ब्लाइंड पाउच है लेकिन पूरा तो नहीं है,
तो इसलिए डिफ़िकल्टी इन क्वाइटस होगा। अब यूट्रस नहीं है तो बेबी का फर्टिलाइजेशन तो हो भी सकता है, लेटरल है तो, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस ही नहीं है, तो वुमेन इनफर्टाइल हो जाती है। तो अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया का कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यूट्रस ही नहीं है। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है क्वाइटस में तो हम क्या करते हैं, वेजाइनो प्लास्टी करते हैं, आर्टिफिशियल प्लास्टिक सर्जरी करके वेजाइना बनाते हैं। क्या ये आपको पता चलते, जैसे कि आपको 14 साल में पता चल गया कि आपको नहीं है वेजाइना, तो क्या उसी समय लगाना ज़रूरी है? नहीं। जब भी आप कंफर्टेबल समझे या कभी अपने आप को ऐसे समझिए कि मैं सेक्सुअली एक्टिव होना चाहती हूँ, तब मेरे लिए वेजाइनोप्लास्टी किया जाता है। इनफर्टिलिटी के लिए देखिए, इनफर्टिलिटी के लिए मेरे लिए 2 ऑप्शन हैं, एक है IVF और दूसरा है सेरोगेसी। अब सेरोगेसी कैसे? सेरोगेसी में मेनली क्या किया जाता है, देखिए हमारा ओवरी तो अंडा निकल रहा है, वो ओवरी से अंडा मेनली फर्टिलाइज ले लिया जाता है और उसके बाद स्पर्म को मेनली लैब में क्या किया जाता है, एम्ब्रायो बनाया जाता है। उसके बाद सेरोगेट मदर में के यूट्रस में डाल दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट में। तो हम कर सकते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 है इसके ट्रीटमेंट। जैसे कि अब इसको हमें पता कैसे चलेगा, एक केस देखिए, जैसे कि एक 25 साल की लड़की है, उसको प्राइमरी एमेनोरिया है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड किए तो ये यूट्रस एब्सेंट है लेकिन ब्लाइंड पॉच प्रेजेंट है, गोनैड्स प्रेजेंट है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा, MRI करवाएंगे पेल्विस का। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि रीनल और यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज भी है। ठीक है, तो डायग्नोसिस को हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कैरियोटाइप करते हैं। तो कैरियोटाइप क्यों यहाँ पे, तो कैरियोटाइप नॉर्मल है, तो देखिए जैसे कि 45XXY हो जाता है, 47XXY हो जाता है, 45X0 हो जाता है। तो ये सब को अलग करने के लिए मेनली हम कैरियोटाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वही कह रहा है, देखिए मुलेरिया एब्नॉर्मलिटीज में मेनली 4 तरह का प्रिंसिपल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है। एक तो एजिनेसिस, जिसमें मेनली फोकली या एलॉन्ग द इंटायर डक्ट लेंथ में प्रॉब्लम आता है। दूसरा यूनिलेटरल मैचुरेशन में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जिसमें इनकम्प्लीट या एब्सेंट ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अपोजिट साइड में। तीसरा एब्सेंट या फॉल्टी मिडलाइन फ्यूजन देखने को मिलेगा, मिडलाइन में फ्यूजन ही नहीं होगा। चौथा कैनालिकुलाइजेशन में डिफेक्ट आएंगे। तो इसके अनुसार ये सब डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, मुलेरियन एजीनेसिस में क्या था, इसमें भी आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास 1 में आता है, याद रखिएगा। मुलेरियन एजीनेसिस क्या में आता है, क्लास 1 में आता है। ठीक है, अब इसमें अभी बताए थे कौन सा सिंड्रोम है, तो MRKS सिंड्रोम, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका निमोनिक्स है ये मुलेरियन डक्ट एप्लेसिया, रीनल एप्लेसिया, सर्विकोथोरैसिक सोमैटिक डिस्प्लेसिया और हेमीवर्टिब्रा देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट भी मैंने बता दिया है। सर्विकल एब्नॉर्मलिटीज का हम क्या करेंगे, तो सर्विकल एब्नॉर्मलिटीज में हम करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो एक कंप्लीट एजिनेसिस हो रहा है, उसको तो सही नहीं कर सकते। तो इन विट्रो, जैसा कि मुलेरियन एजिनेसिस में क्लास 1 में सेगमेंटल डिफेक्ट देखे थे, उसमें या तो बनता ही नहीं है, यहाँ पर देखिए वेजाइनल एजिनेसिस है, यहाँ पे सर्विकल एजिनेसिस है, ये फंडल एजिनेसिस है, ट्यूबल एजिनेसिस है और कंबाइंड एजिनेसिस है। तो इस तरह से मेनली देखने को मिलता है। अब यूनिकॉर्निएट यूट्रस, इसमें क्या होगा, नाम से ही समझ देखिए, यूनि मतलब एक कॉर्न बना है। ठीक है, क्या बना है, एक कॉर्न। इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें मेनली देखिए ये क्या है, जिसमें कोई भी हॉर्न नहीं है। ठीक है, एक ही तरफ हॉर्न है। यहाँ पर देखिए हॉर्न है लेकिन हॉर्न में कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
कि हॉर्न है, कैविटी भी है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेटिंग कहते हैं। हॉर्न है, कैविटी भी है और कम्युनिकेशन भी है। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है कि मान लीजिए जो रिडिमेंट्री हॉर्न है, ये अगर क्या हो जाए, इसमें अगर फंक्शनल इंडोमेट्रियम रहे और इसको यहाँ पर से जाने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये तो नॉन कम्युनिकेटिंग है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर मेनली ब्लड जमा हो जाएगा, जिसके कारण यूनिलेटरल डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हॉर्न है वो कनेक्टेड नहीं होता है रेस्ट पाथ से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये कम्युनिकेटिंग की बात करें तो इसमें मेनली अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हुआ तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, और ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कहते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए क्लास 2 में क्या है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, इसमें एक ही कॉर्न है। अंडर डेवलप्ड या रुडिमेंट्री हॉर्न मिलेगा। ये जो रुडिमेंट्री हॉर्न है या तो एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, कम्युनिकेटिंग या नॉट कम्युनिकेटिंग। इनमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो लाइन कैविटी होता है वो प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। ये इसमें 40% जो है वो रीनल एनोमेलिया से अफेक्टेड होता है। तो इसके कारण ऑब्स्टेट्रिक रिस्क क्या देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज, मेल प्रेजेंटेशन, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, फीटल डिमाइज, प्रीमेच्योरिटी, रप्चर मेम्ब्रेन, प्रीटर्म डिलीवरी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लड फ्लो, सर्विकल इनकम्पिटेंस, स्मॉल कैविटी साइज एंड मसल मास, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आते हैं यूट्राइन डाइडेल्फिसिस। इसमें क्या है, डाई मतलब दो, यूट्रस 2 है। ठीक है, तो यूट्रस 2 कैसे होगा, ये मेरी क्लास 3 में आता है। क्या, यूट्राइन डाइडेल्फिसिस। इसमें क्या है, दो यूट्रस है, 2 सर्विक्स है, तो इसलिए इसको कहते हैं डाइडेल्फिसिस यूट्रस। ठीक है, इसमें कम्प्लीटली लैग फ्यूजन हो जाएगा। देखिए ऊपर से चेतक इधर एक मुलेरियन है, ये मुलेरियन है, एक इधर है, बीच में जो हमारा मुलेरियन है वो फ्यूज करता ही नहीं है, मतलब मिड लाइन फ्यूजन क्या है, एब्सेंट है। इसलिए 2 इंटायरली सेपरेट हेमी यूट्रस बनता है, जिसमें सर्विक्स होते हैं, 2 वेजाइना होता है। ठीक है, इसमें इनकैरेज क्या होता है, इसमें रिस्क होता है मिसकैरेज का, प्रीटर्म बर्थ का और मल प्रेजेंटेशन का। इसमें देखिए क्या होगा, अगर ये 2 यूट्रस रहा, 2 सर्विक्स रहा, और अगर इसके साथ साथ वेजाइनल सेप्टम भी 2 रहा, जो इसको क्या हम कहेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ जेनाइटल ट्रैक, क्योंकि एकदम ये क्या इधर और इधर एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। नाम से ही देखिए, बाइकॉर्न मतलब कि 2 कॉर्न है। ठीक है, इसमें क्या देखिएगा, तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर बीच में क्या है, डिप्रेशन है। अब ये डिप्रेशन है, ये ऐसा क्यों बता रही हूँ, आगे जो पढ़ना है सेप्टेट यूट्रस या आर्कुएट यूट्रस, उसमें ये डीप नहीं दिखता है फंदस का, क्योंकि यहाँ पर फंदस के पास क्या दिख रहे हैं, डीप दिख रहा है। ये है पार्शियल डीप, मतलब कि हाफ फ्यूजन हुआ है, और ये कम्प्लीटली ये डीप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, 2 यूट्रस होगा लेकिन सिंगल सर्विक्स होंगे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यूट्रस 2 है लेकिन सर्विक्स क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए यूट्रस 2 है, पार्शियल है लेकिन 2 है, लेकिन सर्विक्स 1 है। तो इस तरह से हम डाइडेल्फिसिस से हम इसको बाइकॉर्नुएट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 2 हेमी यूट्रस होगा, सेंट्रल मायोमेट्रियम रन करेगा, भले वो पार्शियल हो या कंप्लीट हो।
अगर कंप्लीट बाइकॉर्नुएट यूट्रस है तो वो मेनली एक्सटेंड होगा इंटरनल सर्विकल ओएस तक और इसमें सिंगल सर्विक्स होंगे। इसको कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूनिकोलिस। अगर ये एक्सटर्नल ओएस तक पहुंच जाए तो उसको कहेंगे बाइकॉर्नुएट बाइकोलिस। ठीक है। अब जो इंट्राफंदल डोनवाल क्लिफ्ट है उसको मेजर किया जाता है। अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है सेंटीमीटर है तो वो इंडिकेटेड होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस का। अगर ये कम है तो मेनली क्या कहा जाता है, सेप्टेट यूट्रस कहा जाता है। कौन सा द्वीप, ये जो द्वीप है ये अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सेप्टेट जो यूट्रस है दोनों उसमें भी 2 कैविटी होता है, सिंगल सर्विक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर सेप्टेट होता है। ठीक है। इसमें भी मिसकैरेज, प्रीटर्म बर्थ, मल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये पार्शियल सेप्टेट है और ये कंप्लीट सेप्टेट है। इसमें भी 2 यूट्रस है, 1 सर्विक्स है और यहाँ पर डीप क्या है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें कभी फंदस, कभी नहीं, इसमें फंदस इंटैक्ट दिख रहा है लेकिन उसमें फंदस इंटैक्ट नहीं होता है। ये मेनली होता क्यों है, तो ये रिजॉर्प्शन डिफेक्ट के कारण होता है। इसको याद करना बहुत ईजी है। एस को देखिए 5 की तरह लग रहा है ना, तो ये क्लास 5 में आएगा। ये रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट के कारण होता है। इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट कंप्लीट या पार्शियल लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम, जो यूट्रस के अंदर सेप्टम होता है वो एब्सेंट होता है। कंप्लीट वेजाइनो सर्विको यूटेराइन सेप्टम भी एब्सेंट होने का डर होता है। सेप्टेट एनोमेली जो एसोसिएटेड होता है फर्टिलिटी कमने से। ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी जैसे कि मिसकैरेज, प्री टर्म डिलीवरी, मेल प्रेजेंटेशन, ये सब देखने को मिलेगा। अब आर्कुएट में क्या होता है, ये जो टॉप होता है ना वो फ्लैट देखने को मिलेगा। यूट्रस का जो टॉप है वो फ्लैट रहता है। ठीक है। इसमें माइल्ड डेविएशन देखने को मिलेगा नॉर्मली डेवलप्ड यूट्रस में, और इसमें कोई भी एडवर्स आउटकम नहीं होता है। रिस्क मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, प्रीटर्म लेबर और मेल प्रेजेंटेशन का। अब आते हैं डाई इथाइल एस्टिवेस्ट्रॉल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एनोमली, जो नया 7 में जोड़ा गया है। ये 1960 में मेनली सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयड एस्ट्रोजन लेने के कारण मेनली वुमेन में देखा जाता था। मतलब एक सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयड एस्ट्रोजन जिसको डाइथाइल एस्टिवेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता था, जो एबॉर्शन को थ्रेट कर जाता है। किस लिए, तो मतलब जो एबॉर्शन थ्रेटेंड है या प्री टर्म बर्थ है या प्री क्लैम्सिया या डायबिटीज है, उनको ये मेनली ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि इसका एडवर्स इफेक्ट है बच्चा पे भी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एनोमलीज पे भी, जैसे कि वेजाइनल एडिनोसिस हो जाता है। क्या, वेजाइनल एडिनोसिस, क्लियर सेल कैंसर देखने को मिलेगा वेजाइना में, सर्विकल हुड हो जाएगा या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हो जाएगा, टी शेप यूट्रस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई पूछे ना मोस्ट कॉमन के कौन सा है, तो वेजाइनल एडिनोसिस, ADE। ठीक है। और अगर पूछे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन द यूट्रस, स्पेसिफिक अगर यूट्रस बोले तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। अगर कोई बोले कि मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग, तो यूट्रस का टी शेप का दिखना। ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए इस तरह से टी शेप का दिखता है। देखिए ये जो देश रिलेटेड चेंजेज होते हैं ना, वो रीनल एबनॉर्मलिटीज से नहीं रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मेनली जो मोरेनियन एबनॉर्मलिटी है
रीनल एब्नॉर्मलिटी से एसोसिएटेड नहीं है। तो आंसर होगा देश। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा एनोमेली मोस्ट कॉमनली देखा जाता है? मैं स्पेसिफिक लेटरल फ्यूजन डिफेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एनोमेली जो हम देखते हैं वो है सबसे ज़्यादा सेप्टेट, और उसके बाद हम बाइकॉर्नुएट देखते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि विच एनोमेलीज हैज मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी रीनल एब्नॉर्मलिटीज, मतलब इन दोनों में, अब ये तो मोस्ट कॉमन हो गया एनोमेलीज, अब इन दोनों में ज़्यादा यूरिनरी रीनल से कौन एसोसिएटेड होता है? तो बाइकॉर्नुएट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में होगा कोई भी इसमें सिम्टम नहीं शो होता है, लेकिन बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेनली कब? तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो ये अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलता है तो क्या कोई ऐसा है जिसके कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन हो सकता है? तो वही जो मोस्ट कॉमन है, सेप्टेट। कौन से एनोमेलीज के कारण इनफर्टिलिटी होता है? तभी ऊपर बताए थे, सेप्टेट के कारण। इसमें इम्प्लांटेशन फेलुअल होता है। कौन सा एनोमेली है जो प्रोग्मेटिक होता है? तो सेप्टेट। अब किस एनोमेलीज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही रहता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि एनोमेलीज हुआ है? तो वो है आपका आर्क्यूएट। इसके बाद क्या होगा? तो डिफाइसिस। ठीक है, अदर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्री टर्म एंटीपार्टन हेमरेज, मेल प्रेजेंटेशन, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, माने कैसे पता चलेगा कि हमें एनोमेलीज हुआ है? हम मेनली HSG के द्वारा देखते हैं। इसका क्या नाम है? हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी के द्वारा एनोमेलीज मेनली हम देखते हैं। ठीक है, एनोमेलीज में ये जो SSG है इसमें हम कैसे देखेंगे? तो मेनली जो हॉर्न है वो आर्क्यूएट कब होगा? जब ये जो एंगल है, इस तरह का जो एंगल बनता है, ये लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा, तो उसको हम कहेंगे सेप्टेट। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हुआ तो उसको हम कहेंगे बाइकॉर्नुएट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? तो MRI। अगर कोई पूछेगा गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो डिफ्रेंशिएट करे सेप्टेट और बाइकॉर्नुएट को, तो गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, तो इसमें SYST हिस्टेरोस्कोपी SCO प्लस लैरिंजो लेप्रोस्कोपी LAPROCO लेप्रोस्कोपी दोनों करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल करेक्शन करते हैं। कब? जब वुमेन सिम्टोमेटिक हो, जैसे कि रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी है, तो ये सब में हम सर्जिकल ये ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, करेक्शन करते हैं। सर्जरी क्या होगा सेप्टेट यूट्रस के लिए? तो हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टम रिसेक्शन। क्या? हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टम रिसेक्शन। इसमें इसको सेप्टम को या तो काट देंगे या उसको बर्न कर लेंगे, और ये मेनली लेप्रोस्कोपी के गाइडेंस में होता है। और बाइकॉर्नुएट के लिए हम कौन सा सर्जरी करते हैं? तो मेट्रोप्लास्टी। ठीक है, मेट्रोप्लास्टी में मेनली इसमें नाम क्या है, कौन कौन सा प्रोसीजर किया जाता है? तो स्ट्रासमैन, जोन्स, टॉमकिन प्रोसीजर मेनली किया जाता है। अगर कोई पूछेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन
सर्जिकल करेक्शन के लिए क्या होता है बाइकॉर्नुएट यूट्रस में? तो हैबिचुअल एबॉर्शन। हैबिचुअल एबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। मेनली जो ये कोजेनाइटल एनोमलीज है ये किससे ज़्यादा एसोसिएटेड होती है? तो यूरिनरी, ठीक है। यूट्राइन फ्लेक्शन, इसमें कॉम्प्लिकेशन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यूट्राइन फ्लेक्शन होता क्या है। मेनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस को हम कहते हैं यूट्राइन फ्लेक्शन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता कैसा है? तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक होता है वर्जन और दूसरा होता है फ्लैक्शन। इसमें भी आगे जाने से पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं। मेनली क्या होता है ना, इस तरह से हमारा यहाँ पर वेजाइना होता है, फिर यहाँ पर से इस तरह से यूट्रस निकलता है। यहाँ पर यूट्रस होता है और यहाँ पर सर्विक्स से इंटरनल ओएस और ये एक्सटर्नल ओएस होता है सर्विक्स का, ठीक है। तो अब क्या बताए थे? पहला था वर्जन और दूसरा है फ्लैक्शन। तो इसमें क्या चेंजेज होते हैं? वर्जन में मेनली जो एंगल बनता है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, मतलब वर्जन में वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एंगल बनता है। फ्लैक्शन में क्या है? तो मेनली जो सर्विक्स और फंदस के बीच में एंगल बनता है। तो सर्विक्स और फंदस ऑफ यूट्रस के बीच में एंगल बनता है। ये दोनों चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे एंगल बनता है? तो एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा सबसे पहले होता कैसे है। मान लीजिए हमारा क्या है? वेजाइना है, आगे में ब्लैडर प्रेजेंट होता है और पीछे में रेक्टस प्रेजेंट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब ब्लैडर फुल होता है ना तो जो यूट्रस है वो ये रेक्टम की तरफ चला जाता है, और जब ये ब्लैडर खाली होता है तो जो यूट्रस है वो वापस आ जाता है। इस तरह से इसका फंक्शन चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा वेजाइना है, ठीक है। वेजाइना से यहाँ पर अब हमारा इस तरह से सर्विक्स स्टार्ट हुआ और ये यूट्रस बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे? एंटीवर्जन। क्या है एंटीवर्जन? तो फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूट्रस को कहते हैं एंटीवर्जन, ठीक है। इसमें हम एंगल किसके किसके बीच देखते हैं? तो वेजाइना और यूट्रस के बीच में एंगल देखते हैं। तो देखिए ये हमारा वेजाइना है, इस तरह से इसका लॉन्ग एक्सिस लेते हैं, यूट्रस का हम लॉन्ग एक्सिस इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल कितना का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। दूसरा क्या था? फ्लैक्शन। तो हम अभी दोनों एंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो एंटी फ्लैक्शन, ये हमारा क्या है? सर्विक्स, ठीक है। और ये क्या है? हमारा ऊपर वाला यूट्रस है। तो इसमें एंगल किसके किसके बीच लिया जाएगा? तो जो इंटरनल ओएस है ना सर्विक्स का, और हमारा जो क्या है यूट्रस है, उसके बीच का एंगल लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें एंगल कितना होता है? लगभग 120 से 125 डिग्री के एंगल यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो हम अगर बोलेगा कोई कि एंगल ऑफ एंटी फ्लैक्शन क्या है, तो स्लाइट फ्लैक्शन ऑफ यूट्रस एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओएस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये वर्जन भी 3 तरह का होता है। पहला एंटी वर्जन, जिसमें यूट्रस आगे की ओर हो जाता है, मिड वर्जन बीच में चला जाता है, और रेट्रो वर्जन, ठीक है। और इसमें कैसे होगा? तो एंटी का बता दिए। मिड में क्या होगा? वेजाइना और यूट्रस दोनों इस तरह से रहता है, लेट्रो में अपोजिट हो जाता है। वैसे ही फ्लैक्शन, फ्लैक्शन में भी क्या होता है? तो इसका भी 3 टाइप होता है, एंटी फ्लैक्शन, मिड फ्लैक्शन, लेट्रो फ्लैक्शन। तो एंटी फ्लैक्शन में क्या बताए थे कि ये जो एंगल बनता है वो किसके किसके बीच बनेगा? तो एंटीरियर ओएस ऑफ द सर्विक्स और यूट्रस के फंदस के बीच में एंगल बनता है। तो इसी तरह से मिड वाला में क्या हो जाएगा? दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। और लेट्रो वाला में अपोजिट हो जाएगा।
यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट में, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेनली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में देखा जाता है। अगर जो हमारा फंदस वर्टिकल है और वो पॉइंट किया हुआ है सैक्रम प्रोमिनेंटरी तरफ, तो उसको हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं। मतलब मान लीजिए इस तरह से हमारा यूट्रस है और ये वर्टिकली अरेंज है और किधर है, तो यहाँ पर सैक्रल प्रोमिनेंटरी है, ठीक है। सेकंड डिग्री में क्या है, फंदस लाई हो गया है कहाँ पे, तो सैक्रल के हॉलो में, लेकिन उस क्या है, इंटरनल ओएस के नीचे अभी नहीं गया है, ठीक है। तो क्या था आगे में हमारा, आगे में था यूरिनरी ब्लेडर, पीछे में सैक्रम था, सॉरी रेक्टम था, और इसमें इस तरह से हमारा यूट्रस फंस गया है। लेकिन अभी ये जो यूट्रस का फंदस है ना, इंटरनल ओएस के नीचे नहीं गया है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, मान लीजिए हमारा इंटरनल ओएस है, तो इसके नीचे इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब समझते हैं एंटी फ्लैक्शन में इसमें कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले लेत्रोवर्टेड जो अभी पढ़े थे, उसमें जो बीमारी होती है, यह एबनॉर्मल पोजीशन होता है। एबनॉर्मलिटी जो होती है वो 2 तरह का होता है, कोजेनाइटल और एक्वायर्ड। रेट्रो कहने का क्या मतलब है, जो यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बैकवर्ड हुआ है। तो कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, इस तरह से वेजाइना आता है, इस तरह से हमारा यूट्रस रहता है और इधर हमारा क्या रहता है, रेक्टम। इसका एक डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये इधर हमारा सैक्रम है, ये रेक्टस है, ठीक है। और इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये आगे से पीछे हो गया ना, तो इसी को हम कहते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस। इसमें 2 तरह का एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, कोजेनाइटल और एक्वायर्ड, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सही पोजीशन है और कौन सा गलत पोजीशन है। तो मेजॉरिटी में क्या होगा, फंदस जो होता है वो अपने आप राइज करता है पेल्विस से, ठीक है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है। लेकिन एबनॉर्मल में क्या होगा, यूट्रस जो है इंसरेटेड हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, तो पेल्विक बोन में फंस जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, या तो सैक्रल जो प्रोमिनेंटरी है वो प्रोजेक्टेड हो जाने के कारण, पेल्विक ट्यूबर या आइडियोपैथिक के कारण, ठीक है। तो इंसरेटेड हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सर्विक्स का जो पॉइंट है वो ऊपर की ओर और आगे की ओर हो जाएगा, अपवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। इवन ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ पीवी सिम्फेसिस, ये जो सर्विक्स है वो पीवी सिम्फेसिस तक पहुंच जाएगा, जिसको हम एंटीरियर सर्कुलेशन कहते हैं, जो सब अभी डिस्कस करेंगे बुक में, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लेडर और यूट्रस और यूरिनरी ब्लेडर में क्या डिफरेंस आता है, तो जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, यूरेथ्रा है, उसमें इलोंगेशन आ जाता है, ठीक है। और जो ब्लेडर है उसमें यूरिनरी का रिटेंशन होने लगता है, ब्लेडर डिस्टेंटेज हो जाता है और एब्डोमिनल ऑर्गन का एक भाग बन जाता है। ये कभी कभी पहुंच जाता है अम्बिलिकस तक, इसमें थिक हो जाते हैं इदीमा के कारण। इदीमा क्यों आता है, तो सीवियर सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा प्रेगनेंसी में, एबॉर्शन हो सकता है, क्यों, तो एंटीरियर सर्कुलेशन हो रहा है तो मेल प्रेजेंटेशन होगा, नन इंगेजमेंट ऑफ हेड होगा, फिर ये प्रीटर्म डिलीवरी होगी, प्री मैच्योरिटी होगी, रैप्चर ऑफ लेबर हो सकता है। हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 12 से 16 वीक में हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद यूरिनरी करने में ट्रबल होगा क्योंकि रिटेंशन हो गया है। सर्विक्स है जो ज़्यादा एसेसिबल नहीं होगा। ब्लेडर में स्वेलिंग आ गया है जो मिल्की कैथेराइजेशन के थ्रू डिसअपियर हो जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इंसरेशन के बाद,
तो पहला काम रहेगा ब्लेडर को एम्प्टी करना स्लोली फोली कैथेटर के थ्रू। उसके बाद एडवाइस देंगे कि लाई कीजिए फेस मतलब कि सेम पोजीशन में। यूरिन को फिर कल्चर के लिए भेजा जाएगा। यूट्रस जब इंस्पेक्ट हो जाएगा तो उसको विदिन 48 आवर्स सही करना चाहिए। अगर अपने आप सही हो गया तो ठीक, नहीं तो मैनुअल सही करना चाहिए। ठीक है। तो एंटीरियर सर्कुलेशन केसेस में मेनली डिलीवरी कैसा होता है, सिजेरियन मेथड ऑफ चॉइस में आता है। ठीक है। अब आते हैं एंटीफ्लेक्शन। एंटीफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जो यूट्राइन फंडस है वो किधर की ओर चला जाता है, तो यूरिनरी ब्लेडर की तरफ चला जाता है। ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट फ्लेक्शन होना, तो इसमें कोई भी क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। मेनली कंजेनाइटल और एक्वायर्ड ये देखने को मिलता है और बाद में ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। एग्जरेटेड डिग्री ऑफ एंटीफ्लेक्शन में कोई भी पोज में प्रॉब्लम नहीं होता अर्ली प्रेगनेंसी में, लेकिन बाद में क्या करता है, जब हमारा एब्डोमेनल वाल क्या है रिलैक्स होता है, जैसे कि डियास्थेसिस रेक्टी और वेंट्रल हर्निया, तब यूट्रस क्या हो सकता है, आगे की ओर गिर सकता है और जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा फंडस है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के लोअर मार्जिन के नीचे चला जाएगा और इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल यूटेराइन पोजीशन, जो मेनली प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शन में से बचाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए रीपोजिशनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्रोफ्रैक्शन, इसमें है जो यूट्राइन फंडस फ्लैक्शन है वो पोस्टीरियर की तरफ हो गया है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेल्विक प्रेशर, बॉयडिंग डिसफंक्शन मतलब कि निकालने में प्रॉब्लम होगी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या रिटेंशन हो जाएगा। जब बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हमारा सर्विक्स है वो आगे की ओर है और कहाँ पर है, बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फिसिस, will be anterior and behind the pubic symphysis, whereas uterus is appreciated as a mass base in the pelvis. सर्विक्स है जो आगे की ओर है लेकिन प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे है, लेकिन यूट्रस कहाँ चला गया है, पेल्विस में चला गया है। ठीक है। सोनोग्राफी में ये आप आराम से देख सकते हैं। इसी को हम इंसरेटेड यूट्रस कहते हैं। ठीक है। जो अपना रिपोजिशन अपने आप हो जाएगा आफ्टर ब्लेडर कैथेराइजेशन करने के बाद। इसमें वुमेन को क्या कहेंगे कि आप नी चेस्ट पोजीशन में ये आप सो जाइए या नी चेस्ट पोजीशन आप लीजिए, ताकि क्या हो जाए, ये जो यूट्रस है वो यूजुअली पुश आउट हो जाए पेल्विस से। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपने आप नहीं ठीक हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैथेटर को वहीं पे छोड़ देना है अनटिल द ब्लेडर टोन नॉर्मल ना हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद मैनुअल करेक्शन करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 वुमेन में मेनली लेप्रोस्कोपी किया गया है 14 वीक, ताकि वो यूट्रस को रिपोजिशन कर सकें। सैकुलेशन क्या होता है, तो देखिए ये एंटीरियर सैकुलेशन है। एंटीरियर सर्कुलेशन में क्या हुआ है, परसिस्टेंट इंट्रैपमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इन द पेल्विस may lead to the extensive lower uterine segment dilation to accommodate the fundus। जो हमारा ये यूट्रस है ना, प्रेग्नेंट यूट्रस जो पेल्विस में है, वो कहाँ चला गया है, यूट्राइन सेगमेंट के नीचे। क्यों, डायलेशन हो जाने के कारण, और इसके कारण सिजेरियन डिलीवरी इन लोगों में वो किया जाता है। क्योंकि देखिए अब ये चला गया है नीचे तो बाहर निकलेगा कैसे, यहाँ अब जो यहाँ पर है ना, ये अब नॉर्मल पोजीशन हो गया, यहाँ से कैसे निकलेगा। ठीक है। इसलिए इसमें सिजेरियन मेनली मेथड ऑफ चॉइस है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, हिस्टेरेक्टोमी के पहले कि एब्डोमिनल इंसिजन किया जाता है एबव द अम्बिलिकस और डिलीवरिंग किया जाता है इंटायर यूट्रस फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है। ये फिर से रीस्टोर हो जाएगा। अब आते हैं
यूट्राइन टॉर्सन। यूट्राइन टॉर्सन में क्या होता है, यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन है ना, उसके एंगल में क्या हो जाएंगे 180 डिग्री वो मुड़ जाता है। कितना, तो 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा, मेनली जो उसका नॉर्मल पोजीशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका पिक्चर के थ्रू समझे तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए पिक्चर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, फाइब्रॉयड है, ये इस तरह से यूट्रस का फंदस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, फिर यहाँ से ये सर्विक्स है, इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर से डिस्टॉर्शन हो गया 180 डिग्री का, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज या लीवर रोटेशन कहते हैं। और ये मेनली यूटेरो सर्विकल जंक्शन पे होता है। तब आपको कैसा पिक्चर दिखेगा, तो यहाँ पर ये आपका फाइब्रॉयड है, इस तरह से पिक्चर दिखेगा, फंदस मेनली नहीं दिखेगा, और यहाँ पर टॉर्सन होया हुआ है, ठीक है, ऐसा पिक्चर दिखेगा। मतलब कि ये कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, यूट्रस रोटेट हो जाता है राइट साइड में, लेकिन यूट्राइन का रोटेशन 180 डिग्री से ज़्यादा हो ऐसा रेयरली ही होता है, ठीक है। ये मेनली होता क्यों है, तो यूट्राइन लीमायोमा के कारण, मुलेरियन एबनॉर्मलिटीज के कारण, फीटल मेल पोजीशन, पेल्विक एडहेशन, लग्जरिटी ऑफ एब्डोमिनल वाल, ये सब के कारण मेनली देखने को मिलता है। सिम्टम क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल, इंटेस्टाइनल यूरिनरी कंप्लेंट, एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन हाइपरटोनी, वेजाइनल ब्लीडिंग और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा कॉमन है, फीटल और मैटरनल दोनों ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं अर्ली गेस्टेशन में, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा वेजाइना एक शेप में दिखता है, एच शेप में दिखता है, वो ये टॉर्सन के कारण एक शेप में दिखने लगता है एमआरआई में, जिससे कि पता चल जाता है। हम इसको हिस्टेरेक्टोमी के द्वारा रिपोजिशन करते हैं, ठीक है। अगर कुछ केसेस में देखा गया है कि रिपोजिशन करना संभव नहीं है, अगर ये पोस्टीरियर तो हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर हिस्टेरेक्टोमी इंसिजन करते हैं, ठीक है।